कैसे हैं भाई? देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ जो टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है इकोलॉजी, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकीय एवं पारिस्थितिकीय तंत्र। अब इसके अंतर्गत देखिए, पहला जो प्रश्न है वो है, देखिए, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? यानी देखिए, किस पारिस्थितिकीय तंत्र में जैविकीय पदार्थ अधिकतम है पौधों का? देखिए, अब ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, यह कहते हैं ट्रॉपिकल डेडिड्यूस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण पतझड़ वन, या फिर रेगिस्तान झाड़ियां। देखिए, आंसर बनेगा इसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, या कहेंगे हम जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आंसर बनेगा बी, इसका बन जाता है हमारा बी। देखिए, अगर हम बात करते हैं मतलब जो है ट्रॉपिकल, मतलब इसके बात करते हैं हम जो है एक तरह से मतलब जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एक ऐसा क्षेत्र होता है, या ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा के दक्षिण एवं उत्तर में लगभग 10 डिग्री अक्षांश भीतर होता है। देखिए, ये तो थोड़ा सा आपको पता ही होगा अक्षांश देशांतर क्या होता है, ये तो थोड़ा सा डिस्कस नहीं करते, ज्योग्राफी में डिस्कस करते हैं। तो अब यहां पर देखिए जो है, ये जो है 10 डिग्री मतलब जो है अक्षांश के भीतर होता है। वहीं पर देखिए जो इसमें एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मेक्सिको और प्रशांत महाद्वीप में पाए जाते हैं। कौन से? यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। धरती पर रहने वाले सभी पशु और प्रजातियों की आधी संख्या इन्हीं वर्षा वनों में रहती है, और इन वनों में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम होता है। किनमें? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आंसर बन गया हमारा बी। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिक क्षेत्रों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, इसमें सही सुमेलित नहीं बताना आपको जो है। देखिए, आप पश्चिम घाट, आर्द्रवन या मॉइस्ट फॉरेस्ट, तराई द्वार या कहते हैं तराई द्वार में जो है, इसमें देखिए चौड़ी पत्ते वाले वन, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट। दूसरा कच्छ कारण, यह घास के मैदान। उसके बाद देखिए पूर्वी दक्कन पठार आर्द्रवन। इसका आंसर बनेगा डी, यानी डी का देखिए आप जो है। अब देखिए, इसमें सुमेलित की अगर हम बात करते हैं, देखिए एक तो है हमारा पारिस्थितिकी क्षेत्र और दूसरा वनस्पति। अब देखिए, पश्चिम घाट में जो है हमेशा देखिए आर्द्रवन पाए जाते हैं। वहीं पर देखिए तराई द्वार क्षेत्र में है चौड़ी पत्ते वाले वन होते हैं। दूसरी कच्छ का जो रण क्षेत्र है उसमें घास का प्रदेश पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी पठार जो है जहां पर शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहां पर देखिए दक्षिण पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसलिए आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आवरण है? अब देखिए, इसमें जो है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। देखिए, आंसर बनेगा इसका मध्य प्रदेश, यानी कि बी आंसर है इसका। अब देखिए, वन रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल वन आवरण, यानी वन आवरण या वृक्षारोपण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर के लगभग है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% यानी 24.62% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला जो अग्रणी राज्य है, देखो सबसे पहला राज्य है वो है मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। इसका देखिए ये बन जाता है जो इसके अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका,
निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? फिर देखिए सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत जो पाया जाता है, देखिए आप जो है वो बनेगा, देखिए इनमें से देखिए अरुणाचल प्रदेश, इसका बनेगा डी आंसर। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं 17वीं या 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 5 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र शामिल है। देखिए इसमें जो है आपका देखिए मध्य प्रदेश नहीं है तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आंसर बन जाता है, तो आंसर हो गया डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारत में या भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वन आच्छादित है? यानी सर्वाधिक वन आच्छादित बताना है। देखिए आपको जो है ये बनेगा हमारा मिजोरम, आसाम, गुजरात, नागालैंड। देखिए आंसर बनेगा इसका मिजोरम, यानी ए आंसर बन जाता है इसका जो है। अब देखिए जो है अगर हम बात करते हैं पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय वन सर्वेक्षण की भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट यानी ISFR 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित प्रतिशत वाले राज्य हैं, जो सबसे पहले मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, फिर नागालैंड। आंसर बना हमारा जो है यानी ए आंसर बन गया। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा नगर या कौन नगर वृक्ष आरोपण में विशिष्टता रखता है? ये देखिए आपका जो है यानी कि कौन सा मतलब नगर है वृक्ष आरोपण में विशिष्टता रखता है, इसका आंसर देखिए हमारा वो बनेगा वालपराई, मतलब डी आंसर है इसका जो है। अब देखिए वालपराई या वलप्रे तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले में स्थित एक तहसील एवं पर्वतीय पर्यटन स्थल है। अन्नामलाई पहाड़ी क्षेत्र में स्थित यह हरे भरे पहाड़ों और जंगलों में से समृद्ध है। यह नगर वृक्ष आरोपण में विशिष्टता रखता है और हरे भरे पेड़ एवं खूबसूरत जंगलों की अधिकता के कारण इसे 7वां स्वर्ग कहा गया है। बहुत बार क्वेश्चन आता है इस जिले को 7वां स्वर्ग कहा गया है, तो वह है वालपराई या वलप्रे। ठीक है, इसका आंसर बना देखिए हमारा डी आंसर है। नेक्स्ट, कार्बन फुटप्रिंट शब्द से क्या अभिप्राय है? कार्बन फुटप्रिंट से क्या अभिप्राय है? देखिए इसका आंसर देखिए आप जो है ऐसा क्षेत्र जो कोयले की खानों से भरपूर है, किसी देश द्वारा CO2 उत्सर्जन करने में की गई कमी की मात्रा है, विनिर्माण उद्योग में कार्बन का प्रयोग, हमारे रोजमर्रा के क्रियाकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा। इसका बनेगा आंसर डी, यानी इसका डी है। मतलब समझिए कार्बन फुटप्रिंट शब्द से अभिप्राय जो है हमारे रोजमर्रा के कार्यकलापों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की मात्रा से है। देखिए इसमें देखिए हमारे जो है ग्रीन हाउस गैस के प्रति व्यक्ति या प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। मतलब एक तरह समझिए यानी जो है ग्रीन हाउस गैसों के प्रति व्यक्ति और प्रति औद्योगिक इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। देखिए इसकी मात्रा को CO2 के ग्राम उत्सर्जन में मापा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट निकलने की विधि को लाइफ साइकिल एसोसिएट विधि कहा जाता है। यानी कि समझिए आप जो है कार्बन फुटप्रिंट निकालने की विधि को लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि कहा जाता है। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट देखिए आप जो है पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्नलिखित में कौन है?
ए जलमंडल, जीवोम स्थलमंडल या जैवमंडल। देखिए आंसर बनेगा इसका बायोस्फीयर यानी जल जैव मंडल। आंसर बना हमारा डी। अब देखिए पृथ्वी के का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र जैव मंडल कहलाता है। मतलब जो है पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जलमंडल पारिस्थितिक तंत्र एक जलीय पारिस्थितिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। स्थल मंडल एक स्थलीय पारिस्थितिक क्षेत्र तक सीमित रहता है। जीवोम जो है पारिस्थितिक तंत्र एक इकाई के रूप में एक निश्चित क्षेत्र होता है। आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, पारिस्थितिकीय निकेत यानी आला, जिसे कहते हैं हम इकोलॉजी नीचे की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? यानी इकोलॉजी नीचे या पारिस्थितिक निकेत का संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? ए ग्रीनलेस, डार्विन, ईपी ओडम, सीपी पार्क। आंसर बनेगा ग्रीनलेस ने, यानी आंसर बना हमारा ए। अब देखिए पारिस्थितिक निकेत की संकल्पना जो है सर्वप्रथम जो है ग्रीनलेस ने 1917 में दी थी। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों उपजातियों की स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था। निकेत का तात्पर्य यानी नीचे का जो तात्पर्य निकेत का किसी प्रजाति के समस्त क्रियाकलापों और संबंधों को उस योग से है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता तथा जनन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। यानी दूसरे शब्दों में पर्यावास में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण निकेत या नीचे कहलाता है। समझ गए इसका क्या होता है? आंसर बना इसका देखिए ए। नेक्स्ट, किसी जीव की या जीव का पारिस्थितिकीय निकेत किससे संबंधित है? देखिए इसमें देखिए ए जीव के विशिष्ट प्रकृतिवास से, अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध से, विभिन्न पारिस्थितिकियों में किसी भी जीव जाति के नानाविधि उपस्थिति, सभी अन्य जीवों के साथ इसकी अन्योक्रिया। आंसर बनेगा देखिए इसका ए जीवों मतलब जो है जीवों के विशिष्ट प्रकृतिवास से। यानी पारिस्थितिकीय निकेत मतलब समझिए आप जो है इकोलॉजी नीचे जो है वो है जीव की विशिष्ट प्राकृतिक वास से। अब देखिए जो है एक परितंत्र में निके या नीचे एक प्रजाति के लिए विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका या प्राकृतिक वास या स्थान है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैं पहले बताया आपको 1917 में जोसेफ ग्रीनलेस या ग्रीनेल्स ने दिया था। जो है प्रकृति में अनेक प्रजातियां एक ही पर्यावास में पाई जाती है, परंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं या भिन्न होते हैं। प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण निके कहलाता है। अब देखिए निके से जो तात्पर्य है किसी भी प्रजाति के समस्त क्रियाकलाप और संबंधों का वह योग है जिसके द्वारा यह प्रजाति अपनी उत्तरजीविता या सर्वाइवल और जनन रिप्रोडक्शन के लिए अपने पर्यावास के संसाधनों का उपयोग करती है। समझ गए? देखिए क्योंकि देखिए मैं थोड़े डिटेल में समझा रहा हूं, क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं, तो जो मैं समझा रहा है और जो आपने किया है उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा इसका आंसर बना है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है? देखिए इसमें आंसर इकोटोन,
इकोलॉजी नीचे, हैबिट आवास, होम रेंज या आवास क्षेत्र। देखिए आंसर बनेगा इसका बी यानी इकोलॉजिकल नीचे, आंसर बनेगा इसका बी। अब देखिए पारिस्थितिक निकेत या नीचे किसी भी प्रजाति के जीवन पद्धति की समग्रता है। इसके तहत उस प्रजाति के अधिवास और अन्य जैविक समुदाय से कार्यात्मक अंतर संबंधों को शामिल किया जाता है। जीवों द्वारा ग्रहण किए गए दिक् स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका भी। देखिए इसका आंसर बना हमारा जो है वो बी आंसर है। नेक्स्ट, झील पारिस्थितिकी में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी समझिएगा आप जो है पारिस्थितिक झील में पोषक तत्वों की प्रचुरण की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? देखिए इसको देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी, एलिलोपैथी, बायोमैग्निफिकेशन या फिर देखिए यूट्रोफिकेशन। अब देखिए जो है आंसर बनेगा डी यूट्रोफिकेशन, आंसर बन गया इसका डी। अब देखिए जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्व का साकेंद्रण में वृद्धि को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। मतलब देखिए जल में जैविक और अजैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि को यूट्रिफिकेशन कहा जाता है। जल में पोषक तत्व की अधिकता जीवों को प्रभावित करती है। यह प्राय स्थिर जलाशय जैसे तालाब और झील आदि में होता है। फैक्ट्रियों में अपशिष्ट पदार्थ, जल वाहित या वाहित जल तथा मूल मूत्र आदि में भी कार्बनिक पदार्थ अधिक होते हैं, जो जल में पहुंचकर जल की उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? अब देखिए इसमें सही सुमेलित बताना है आपको जो है, यह आंसर देखिए आपका जो है पर्वत सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र, अजैविक अवयव जीवाणु, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र, वर्षा ग्लोबल वार्मिंग। देखिए आंसर बनेगा इसका सी यानी हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, यानी सी आंसर बन जाता है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके, देखिए आप जो है महासागर जो है सर्वाधिक पारिस्थितिक तंत्र है, जैविक अवयव जीवाणु है, हरे पौधे पारिस्थितिक तंत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग है। देखिए इसका आंसर बना सी। नेक्स्ट, पर्यावरण निम्नीकरण के कारण या पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि निम्नलिखित में से किस में होती है? ए परितंत्र सामान, परितंत्र सेवाएं, परितंत्र पर आधारित पर्यटन, परितंत्र पर निर्भर जनजाति। आंसर बनेगा देखियो इकोसिस्टम सर्विस, यानी आंसर बनेगा इसका बी। अब देखिए इसमें जो है पर्यावरण निम्नीकरण के कारण मानव के लिए मुख्य हानि परतंत्र सेवाओं में होती है। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण प्राथमिक उपभोक्ता के उत्पादन क्षमता को प्रभावित होता है और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि पर्यावरण निम्नीकरण के ही दुष्परिणाम है। इन सभी दुष्परिणामों से मानव जीवन के परितंत्र सेवाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में बाधा उत्पन्न करते हैं। देखिए आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, यदि उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए
वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। वर्षा वन में वर्षों के प्रवर्ध्य की जीवन अक्षमता दुर्बल होती है। वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती है। विदेशी जातियां वर्षा वन के उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर सकती है। आंसर बनेगा इसका, देखिए वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। आंसर बना ए। यानी देखिए यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिए जाते हैं या काट दिए जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्नियोजित नहीं हो पाता, जिसका सबसे प्रमुख कारण वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है।